हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस की क्लास में। चैप्टर सेकंड हम पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, यानी कि हमारे दोस्त और दुश्मन। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहें तो सूक्ष्म जीव, यानी कि जिन्हें हम नेक्ड आइट से नहीं देख सकते हैं, उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, यानी कि जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से ऐसे नहीं देखा जा सकता है, उनके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं। फिर हमने इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। वायरस तो हमने एक पढ़ा था, और बैक्टीरिया पढ़ा था, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी, है ना। और वायरस एक हमने पढ़ा था अलग से। ये हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, क्योंकि ये हमारे काफ़ी काम आते हैं, है ना। दूध से दही बनाना है, ईस्ट बनाना है, या फिर वाइन या अल्कोहल बनाना है, इन सब चीज़ों में ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। रहते कहाँ हैं हमने पढ़ा था, तो हमारे आसपास हर जगह ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, कहीं भी लगे हुए हो सकते हैं, जैसे कि रोटी या ब्रेड के ऊपर लग जाते हैं। और देखिए तो लोगों की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, हमारे पेट में भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह कुछ, है ना। तो हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फिर हमने इनके फ़ायदे देखे थे, मेडिसिन वगैरह यूज़ बनाने में होते हैं। फिर हमने वैक्सीन के बारे में भी पढ़ा था कि एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं वैक्सीन लगवाने से, है ना, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करती हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ाते हैं। अच्छा, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखिए। लिंक मैंने ग्रुप पर दी हुई है, तो आप उसको जाकर देखिए, फिर आगे का चैप्टर आपको समझ में आएगा। हम देखते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि जो मिट्टी है, किसान जिस मिट्टी में खेती करता है उसमें फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं मिट्टी को ज़्यादा, ताकि फसल अच्छी हो। कैसे? हमने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम आपने सुना होगा, है ना। एक प्रोसेस होती है, कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। हमने शुरू में सुना था, अगर पिछले चैप्टर में आपको याद हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसान के दोस्त होते हैं, यानी कि उनको मदद करते हैं। कैसे? जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? सॉइल में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है ना। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, और इसका यूज़ क्या है? इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। कैसे इन्वायरमेंट को? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक इमेज बनाकर दी हुई है। ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है ना, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है और कैसे होता है, इसको हम आगे चैप्टर में भी समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यहाँ पे देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे करते हैं। आपने लास्ट चैप्टर में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा था। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या कहलाते हैं? खाद और उर्वरक। किसान फसल की उपज को अच्छा करने के लिए खाद मिलाता है, उसमें मैन्योर मिलाता है। और मैन्योर कैसे बनता है? हमने देखा था, गाय जो भैंस है उनका गोबर वेस्ट हो गया, जो उनका बाकी जो भी प्लांट्स वगैरह जो डेड हो चुके हैं, उन सबको एक गड्ढे में खुली जगह पर डाल दिया जाता है, और खुली जगह पर डालने के बाद उसको कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसमें लग जाते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर वो उसको पूरी तरह से डिकम्पोज कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और क्या बन जाती है? खाद बन जाती है। तो इस प्रकार से अब देखिए इतना सारा वेस्ट है, उससे क्या होगा? उससे हमारे पॉल्यूशन होगा एनवायरनमेंट में, है ना। लेकिन अगर यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उन्हें क्या कर दिया? डिकम्पोज कर दिया, उसका खाद बना दी, उसकी खाद बना दी, तो वो तो हमारे यूज़ में हो गई, है ना। वो तो हमारे लिए यूज़फुल हो गई। खाद तो खेतों में डाली जाती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह से भी हमारे लिए यूज़फुल हुए। अब हम देखते हैं, देखिए एक एक्टिविटी भी यहाँ पर दी गई है। आपको क्या करना है? 2 पॉट्स लेना है, ठीक है। 2 भी छोटे छोटे गमले या कुछ भी आप ले लें, उनको नाम रख दें, ए और बी नाम रख दें। एक में क्या करें? प्लांट का वेस्ट डाल दें, यानी कि जो भी मरे हुए प्लांट वगैरह जो भी कुछ है, पत्तियाँ, फूल, पौधे जो भी कुछ है, एक में डाल दें, ठीक है। दूसरे में क्या करें? आप प्लास्टिक की चीज़ें डाल दें, जैसे कि डिस्पोजल बैग हो गया, पॉलीथीन वगैरह हो गया, छोटे मोटे टॉयज़ वगैरह, जो भी कुछ छोटा मोटा प्लास्टिक का है वो सब डाल दें। कुछ दिन तक उन्हें रखा रहने दें, 3-4 हफ्ते तक रखा रहने दें। फिर उसके बाद देखें तो आप पाएंगे कि जो ए पॉट था जिसमें कि प्लांट का वेस्ट था, वो खाद बन चुका है। क्यों बन गया?
क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसे डिकम्पोज कर दिया और वो क्या बन गई, खाद बन गई। लेकिन अगर आप देखें दूसरे पॉट में कि जो जिसमें आपने प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें, पन्नी, पॉलीथिन्स वगैरह जो सब डाली थी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, वो वैसे का वैसा ही रहा। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लास्टिक वगैरह को डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, है ना। ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, क्योंकि ये नष्ट नहीं होती हैं। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरल चीज़ों को, वेस्ट को तो डिकम्पोज कर देते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक की चीज़ों को नहीं करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि भैया प्लास्टिक की चीज़ों को कम यूज़ करें, डिस्पोजल कम यूज़ करें, पन्नी पॉलीथिन्स को कम यूज़ करें, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन करती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको नष्ट नहीं कर पाते हैं, खाद नहीं बनती है इनकी। ठीक है, हमने देखे फ़ायदे किनके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। अब हम देखते हैं थोड़े से उनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं। कैसे होते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कि कुछ बीमारियां फैलाते हैं इंसानों में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इंसानों में, जानवरों में और प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बीमारियां फैलाएं, वो कहलाते हैं पैथोजेंस। क्या कहलाते हैं, पैथोजेंस। ठीक है, जैसे कि हमने देखा हो हमारे खाने को बर्बाद कर देते हैं। रोटी में, ब्रेड में आपने देखा हो फंगस लग जाती है। लेदर के कपड़े वगैरह आपने देखे हो, ठंडों के सीजन में आप कपड़े, बरसात में आपने देखे हो कपड़े जब रख देते हैं, अभी बरसात लगी हुई है, धीरे धीरे और लगेगी, आप देखेंगे कि आपके कपड़े में अगर धूप नहीं लगेगी तो वो टंगे टंगे उनमें वाइट सी कुछ फफूंद टाइप की सी लग जाएगी। वही कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, पैथोजेंस जिनको हम कहते हैं। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कैसे बीमारियां फैलाते हैं, कौन कौन सी। तो देखिए ह्यूमंस में जो हैं वो बीमारियां फैलाते हैं, कैसे फैलती हैं। सबसे पहले तो फैलती हैं सांस लेने से, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, और फैलती हैं हमारी फूड के थ्रू। जो खाना हम खाते हैं, जो वाटर, जो भी कुछ हम पीते हैं, जूस, पानी वगैरह, या फिर हम सांस लेते हैं एयर में, तो इन सब में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन्हीं से बीमारियां फैलती हैं। और ये जो फैलने वाली बीमारियां फिजिकल कांटेक्ट से भी फैलती हैं। अगर आप किसी को टच वगैरह कर लें, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो टच करने से फैलती हैं। जैसे कि आजकल आप कोरोना ही देख सकते हैं, वायरस की वजह से फैल रहा है, टच करने से, या फिर जो आप किसी के कांटेक्ट में जाए, किसी के पास खड़े हो तो उसके एयर से जो वो ब्रीथ करेगा तो उसकी वजह से भी कोविड फैल सकता है। तो ये क्या कहलाती है, सारी कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती है। क्या कहलाती है, कम्युनिकेबल डिसीज़। किसी को कोल्ड हो, कोल्ड वगैरह आप उसके कांटेक्ट में बैठे हो, उसके पास बैठे हो, तो आपको भी कोल्ड हो सकता है। अगर वो छींकेगा या खांसेगा तो आपको भी कोल्ड हो सकता है ना। चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी भी कहते हैं, कोलेरा, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो कि फैलती हैं, कम्युनिकेबल डिसीज, कांटेक्ट में आने से फैलती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलती हैं। कौन फैलाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बैक्टीरिया या वायरस ही तो हैं जो ट्रांसफर होते हैं एक से दूसरे में और बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, अब भाई सवाल बनता है कि ये बीमारियां को रोको कैसे जाएं, कम्युनिकेबल डिसीज़ को कैसे रोका जा सकता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अपने पास हमेशा एक हैंकरचिप रखें या एक रुमाल रखें। जब भी आप छींकें या खांसें तो रुमाल का यूज़ करके ही करें। और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे दूरी बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम आजकल कहते हैं, आपने नाम सुना ही होगा, है ना। कोविड पेशेंट जो भी हैं उनसे सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहें, और नॉर्मल भी एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहें, ताकि ये बीमारियाँ आपको ना फैलें। ठीक है, कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैलाती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि एयर के थ्रू फैलते हैं, सांस लेने से, फिर फैलते हैं हमारे पानी से फैलते हैं, फिर हम जो फूड खाते हैं उससे फैलते हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि मक्खी हो गई। हमारे घर में क्या होती हैं, मक्खियाँ होती हैं। मक्खियाँ बहुत सारी गंदगी में बैठती हैं, वही फिर आपके खाने पर आके बैठ जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, अपने पैरों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चिपका कर ले आती हैं और गंदगी वाली जगह से आपके खाने में उसको छोड़ देती हैं, और इससे क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं हमारे घर में जो मक्खी है। फिर आपने देखा होगा कि मलेरिया भी होता है। क्या होता है, मलेरिया कौन फैलाता है, मच्छर फैलाते हैं। तो देखिए मेल मॉस्किटो नहीं फैलाता है, हमेशा फीमेल मॉस्किटो ही बीमारियां फैलाता है। जैसे कि मलेरिया, उस फीमेल मॉस्किटो का नाम क्या है, एनोफिल्स उसका नाम है, जो कि मलेरिया फैलाता है ना। और देखिए फीमेल एडिस मॉस्किटो जो कि डेंगू फैलाने में
डेंगू फैलाने की वजह है ना। कौन फैलाता है? फीमेल एडिस मॉस्किटो। और मलेरिया कौन फैलाता है? फीमेल एनोफिल्स। तो मच्छर भी फैलाते हैं बीमारियां। अब आगे देखिए, अब भैया मच्छर जो है वो कहाँ से आ जाते हैं आसपास हमारे? तो रुका हुआ जो पानी है आपके आसपास, उनमें ही मच्छर अंडे देते हैं मलेरिया वाले। तो कहीं भी अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दे, है ना। पॉट्स वगैरह में या कहीं भी गमले वगैरह में जहाँ पे भी मच्छर, क्योंकि वहीं पर आते हैं और बीमारियाँ फैलाते हैं। टायर्स में, फ्लावर पॉट्स में, कूलर्स वगैरह में पानी को इकट्ठा ना होने दे ज़्यादा दिन तक, नहीं तो मच्छर आएंगे और बीमारियाँ फैलाएंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ बीमारियां जो कि ह्यूमन बींग्स में फैलती हैं, इंसानों में फैलती हैं, किनके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी भी कहते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। कैसे फैलती है? एयर से फैलती है। हम सांस लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कॉन्टेक्ट में आ गए। मीजल्स यानी कि खसरा, बचपन में खसरा का इंजेक्शन तो सभी को लगा होगा, खसरा का इंजेक्शन लगा होगा, वो भी वायरस के द्वारा फैलती है। अगर आपको उसकी वैक्सीन लग गई, इंजेक्शन यानी कि उसकी वैक्सीन लगती है ना, वो आपको लग गई तो आपकी बॉडी में क्या बन जाएंगी? एंटीबॉडीज। फिर वो वायरस जो है वो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। खसरा का इंजेक्शन सबको लगा होगा लगभग, है ना। एयर के द्वारा ये फैलता है। चिकन पॉक्स, क्या होता है? चिकन पॉक्स आपने देखा होगा, ब्लैक से डॉट्स आ जाते हैं पूरी बॉडी में चिकन पॉक्स में। किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा। ये एयर या कांटेक्ट से फैलता है, या तो किसी के कांटेक्ट में आने से या फिर एयर से फैलता है। पोलियो भी फैल जाता है। पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है। एयर या वाटर से ये फैलता है। पोलियो की दवा सबको लगी होगी, पोलियो की 2 खुराक, है ना, 2 बूंद पोलियो की सबको लगी होगी छोटे में। कोलेरा जिसको हम हैजा भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है? उल्टी और दस्त पेचिश वगैरह लगते हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। वाटर या फूड की वजह से होता है। फूड अगर आप खा लें कोई ऐसा जिसमें बैक्टीरिया हो, है ना, कोलेरा के बैक्टीरिया हो, तो वो आपको कोलेरा फैला देंगे। या वाटर जो आपने कोई ऐसा पानी पी लिया जिसमें बैक्टीरिया हो तो कोलेरा फैल जाएगा। टाइफाइड जो है वो आपको पानी पीने से फैलता है। पानी में अगर बैक्टीरिया होंगे टाइफाइड के तो वो आपको टाइफाइड फैला देंगे। टाइफाइड का बुखार जो चढ़ता है ना। हेपेटाइटिस ए एक लीवर की बीमारी है जो कि वायरस से फैलती है। ये भी वाटर के थ्रू ही फैलती है। मलेरिया का बुखार, ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी थी, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया फैलता है, जो कि एक मच्छर फैलाता है। कौन फैलाता है? मच्छर, है ना। अभी हमने पीछे पढ़ा कि मलेरिया कैसे फैलता है? मच्छर के द्वारा, जो कि फीमेल एनोफिल्स फैलाती हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिमल्स में कैसे फैलाते हैं। अभी तो इंसानों में देखा, अब हम एनिमल्स में कुछ डिसीज देखते हैं, जैसे कि सिट्रस कैंकर एक बीमारी है जिसमें क्या होते हैं, जो कि ये रसीले जो फल होते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, इनमें क्या होता है? छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं, है ना, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं और ये एयर से फैलती है। फिर रस्ट ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं में जंग लगना। गेहूं में एक टाइप सी डस्ट लग जाती है, वाइट सी, ठीक है, जो कि फंजाई के द्वारा होती है। किसके द्वारा? फंजाई के द्वारा फैलती है। एयर के द्वारा ये फैलता है, या सीड्स के द्वारा भी फैल सकता है, ठीक है। फिर है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, यानी कि जो भिंडी है उसमें एक पीली सी चितकबरी जैसी हो जाती है, चितकबरी सी बीमारी हो जाती है, पीली पड़ जाती है, चितकबरी हो जाती है। भिंडी की उपज में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ना, बहुत कम उपज हो जाती है। ये वायरस के द्वारा फैलता है और इंसेक्ट फैलाते हैं इसे, ठीक है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो एनिमल्स में फैलती है। फिर हम देखते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है भाई? फूड पॉइजनिंग ऐसी चीज़ है, अगर आपने कोई ख़राब खाना खा लिया जो कि स्पॉइल फूड है, यानी कि कोई बासा खाना खा लिया आपने 3-4 दिन का, 2-3 दिन का, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया लगे हुए हैं, तो वो फूड पॉइजनिंग आपको फैला देंगे। कोई बाहर का आपने खाना खाया जो कि ख़राब खाना था, उसमें बैक्टीरिया वगैरह हुए और आपने वही खाना खा लिया, तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, पूरी की पूरी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और मौत भी हो सकती है। फूड पॉइजनिंग बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, इसलिए हमेशा पौष्टिक और बिल्कुल ताज़ा खाना ही खाएं, बासी खाने से हमेशा बचें, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं फूड प्रिजर्वेशंस। फूड प्रिजर्वेशंस यानी कि खाने को बचाना, ताकि हमारा खाना जो है वो ख़राब ना हो।
अब भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खाने को बचाना तो है, नहीं तो ऐसे तो हमेशा ही उसमें लग जाएंगे बैक्टीरिया फंगस वगैरह। तो कैसे करेंगे, कैसे हम खाने को बचाएंगे? देखिए रोज का खाना होता है वो तो हम जल्दी खा लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अचार वगैरह जो है, अचार वगैरह तो आप बहुत बिल्कुल एक एक साल तक रखा रहता है, 6-6 महीने तक रखा रहता है। आप फ्रूट्स वगैरह लाते हैं, एक एक हफ्ते तक उन्हें खाते हैं, तो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं लगते हैं आखिर? तो ये सवाल आपके मन में आया होगा। तो क्यों नहीं लगते हैं, क्या ऐसी चीज़ें करते हैं अपन लोग, है ना, जिनकी वजह से उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगते हैं? तो ये हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। केमिकल मेथड होता है सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स, जैसे कि हम कुछ खाने में सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल्स मिला के रखते हैं। आपने अचार देखा होगा, मम्मी आपके अचार में तेल डालकर रखती हैं। क्या डालकर रखती हैं? तेल डालकर रखती हैं, ताकि उसमें फफूंद वगैरह फंगस वगैरह ना लगे, है ना। अगर तेल की कमी हो जाए तो आप देखना कभी अचार में वाइट वाइट सी फंगस लग जाती है। बाजार में कुछ केमिकल्स आते हैं जैसे कि सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि खाने में जो कि मिलाकर रख दिए जाते हैं। जैसे कि बाजार से आपने देखा हो, अचार तो आप घर में बना रहे हैं, लेकिन बाजार का भी अचार आता है, बाजार में जेम्स वगैरह आते हैं, डिब्बे में पैक आते हैं। इनमें क्यों नहीं लगते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ये भी तो रखे रहते हैं, क्योंकि इनमें ये केमिकल्स मिलाए जाते हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, इनकी वजह से उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगते हैं। कॉमन साल्ट, आपने देखा होगा नमक, नमक की मदद से भी आप जो बैक्टीरिया उनको लगने से बचा सकते हैं माइक्रोब्स को। कैसे? जैसे कि आंवला वगैरह हो गया, रॉ मैंगोस, कच्चा आम वगैरह हो गया, है ना, इमली वगैरह हो गई, इनमें आप नमक को मिलाकर रखते हैं। आपने कभी मछली वगैरह को देखा हो तो उसके ऊपर नमक की लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लगे, ठीक है। तो सॉल्ट भी काम आता है फूड को बचाने में। शुगर काम आती है, अगला क्या है, शुगर काम आती है। जैम्स, जेलीज वगैरह जो हैं, इनमें क्या डालती है, शुगर डाली जाती है। शुगर से क्या होता है, शुगर जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो नमी को पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसमें नमी नहीं रहती है खाने में, इसलिए नमी में ही क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगते हैं। आपने कभी ब्रेड वगैरह आप नमी में छोड़ दें थोड़ा सा गीला, तो 2-3 दिन में उसमें फंगस लग जाएगी, है ना। इसीलिए शुगर जो क्या करती है, वो नमी को सोख लेती है पूरा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं लगने देती है, आपका खाना खराब होने से बच जाता है। ऑयल और विनेगर्स भी आपने देखे होंगे, ऑयल्स को, जैसे वही अचार वगैरह में ऑयल डालकर रखा जाता है ताकि खराब ना हो आपका खाना, ठीक है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, ये वगैरह ये सब चीज़ें भी ऑयल और विनेगर के द्वारा बचाकर रखी जाती हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, यानी कि गर्म और ठंडा, इससे कैसे होता है, आपने देखा होगा जब भी आप दूध लेते हैं तो मम्मी आपके दूध को उबाल देती हैं, उस दूध को, है ना, यूज़ करने से पहले, जबकि पहले उसको उबाल देती हैं ताकि वो फटता नहीं है दूध, नहीं तो अगर आप उसको ना उबालें तो फट जाएगा। देखिए उबालने से क्या होता है, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इतनी ज़्यादा हीट से मर जाते हैं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और आपका दूध जो है वो रखा रहता है। रेफ्रिजरेटर में भी हम रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा हो, आप लाते हैं उसको फ्रिज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, उससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लो टेम्परेचर में पैदा ही नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? पैदा ही नहीं होते हैं। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ही नहीं तो खाना खराब कैसे होगा? तो फ्रिज में क्या रहता है, लो टेम्परेचर, इसलिए आपने देखा होगा गर्मियों में तो खाना जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन ठंडों में अगर आप बिना फ्रिज के भी खाना बाहर रख दें तो खराब जल्दी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हो पाते हैं, ठीक है, इसलिए खाने को फ्रिज में रखकर बचाया जाता है ना। और देखिए अगर, अच्छा आपने देखा हो कि जो मिल्क जो है वो बाजार से आता है, जो पैकेट्स वगैरह में आता है, अमूल दूध, सांची का दूध वगैरह जो आता है, वो क्यों नहीं होता है खराब, है ना, वो क्यों नहीं खराब होता है? तबकि उसको तो हम उबालते भी नहीं, उसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, रखा रहता है, तो वो खराब इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको पेस्चराइज किया जाता है। क्या किया जाता है? पेस्चराइज्ड, एक पेस्चराइजेशन की प्रोसेस होती है, पेस्चराइजेशन की प्रोसेस होती है। पेस्चराइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो दूध है उसको 15 से 30 सेकंड के लिए बस 60 से 70 डिग्री तक उसको उबाला जाता है। 15 से 30 सेकंड के लिए 60 से 70 डिग्री कर उबालने के बाद उसको तुरंत ही ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? तुरंत उन्हें 60 से 70 डिग्री तक उबाला
और तुरंत उसको ठंडा करके स्टोर कर दिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पेस्चराइजेशन, इसीलिए वो वाला दूध जो है वो खराब नहीं होता है। स्टोरेज एंड पैकिंग भी हम करते हैं। आपने कहीं देखा होगा कि कई बार आप बाजार में आप देखें फ्रूट जो हैं वो सील्ड आते हैं, बिल्कुल प्लास्टिक की उसमें कवरिंग में बिल्कुल सील्ड आते हैं, उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रिजर्वेशंस थे जो कि हम खाने को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या कहलाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखिए जो प्लांट्स रहते हैं उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए क्या होता है कि ये प्लांट जो है वो नाइट्रोजन का यूज़ तो करते हैं, उसके बाद भी नाइट्रोजन का स्तर जो है वो लगभग बना रहता है। काय में इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन का लेवल बना रहता है, घटता नहीं है ना बढ़ता नहीं है। हमारे इन्वायरमेंट में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, और उसका लेवल जो है वो कम बढ़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस, जिससे हमारी नाइट्रोजन साइकिल की मदद से हम उसको समझेंगे। आपने राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या होता है? प्लांट्स की रूट्स में पाई जाती हैं, है ना। ये प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके देती हैं। नाइट्रोजन जो गैस पाई जाती है उसको नाइट्रोजन सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती हैं, उसको कन्वर्ट कर देती हैं। सॉइल में वो नाइट्रोजन मिक्स हो जाती है, और सॉइल से फिर क्या करते हैं वो प्लांट्स उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है? सब नाइट्रोजन साइकिल की मदद से हम इसको समझते हैं। नाइट्रोजन साइकिल ये बनी हुई है, देखिए ये है नाइट्रोजन साइकिल। एटमॉस्फेयर में है क्या है? एटमॉस्फेयर में क्या है? नाइट्रोजन है। वो नाइट्रोजन को फिक्स किया किसने किया? बैक्टीरिया ने किया। कौन सा? राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये नाइट्रोजन जो है हवा से ली, एटमॉस्फेयर से ली, इसको फिक्स किया किसने? नाइट्रोजन बैक्टीरिया ने। अब उस बैक्टीरिया ने फिक्स करके क्या बना दिया? उसका नाइट्रोजिनस कंपाउंड। क्या बना दिया? नाइट्रोजिनस कंपाउंड बना दिया। उस कंपाउंड को सॉइल में घुल गया। वो कहाँ घुल गया? सॉइल में घुल गया। फिर वो ले लिया प्लांट्स ने। किसने ले लिया? प्लांट्स ने। अभी ये काम किसने करा? नाइट्रोजन बैक्टीरिया ने करा। लेकिन यही काम लाइटनिंग के द्वारा भी होता है। बिजली वगैरह जब चमकती है, कहीं बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, गर्मी बनती है। तो जो नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं वो बन जाते हैं। नाइट्रोजन जो गैस है वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वही प्रोसेस चाहे बैक्टीरिया ने कर दिया, चाहे लाइटनिंग की प्रोसेस से हो गई। आकर तो मिलना उसे मिट्टी में ही है। मिट्टी में फिर वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड मिल गए, उसको ले लिया प्लांट्स ने। प्लांट्स ने उसको ले लिया, प्लांट्स ने ले लिया। अब उन प्लांट्स को खा लिया एनिमल्स ने। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। अब उन एनिमल्स ने क्या करा? अपना वेस्ट करा, जो भी गोबर वगैरह है, जो भी उनने करा, पॉटी वगैरह जो भी करा, वो वापस कहाँ आ गया? इन्वायरमेंट में आ गया, वापस वो सॉइल वगैरह में आ गया। अब वापस क्या होता है? बैक्टीरिया वापस उस नाइट्रोजनियस सब्सटेंस से, उस वेस्ट से नाइट्रोजन को वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर से गैस में कन्वर्ट हो गई, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पहुंच गई। ऐसे ही नाइट्रोजन साइकिल चलती है, और नाइट्रोजन का जो बैलेंस है वो बना रहता है। एक बार और समझ लीजिए, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, लाइटनिंग के द्वारा या फिर बैक्टीरिया के द्वारा उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट किया गया। कंपाउंड में कन्वर्ट करने के बाद सॉइल में मिक्स हुई, सॉइल से प्लांट्स ने ली, प्लांट्स को एनिमल्स खा गए, एनिमल्स ने वेस्ट निकाला, वेस्ट को फिर से बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन से गैस में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रोजिनस कंपाउंड से गैस में कन्वर्ट कर दिया, गैस में, और वापस वो एटमॉस्फेयर में पहुंच गई। इस प्रकार से नाइट्रोजन का जो है वो बैलेंस बना रहता है गैस का। तो यही हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। कोई भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर या फिर आप कॉल कर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर भी अभी आपको सेंड कर दिए जा रहे हैं, साथ में PDF। तो आपको जैसे उसी पैटर्न में लिखना है, जैसे पिछले पैटर्न में मैंने आपको बताया था, एक चैप्टर लिखकर उसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन आंसर को लिखना है, पेज के दोनों साइड लिखना है। और ठीक है,
ये वीडियो ही खत्म होती है, कोई भी डाउट हो तो बताइए। और वर्क प्योर कंप्लीट रखें, क्योंकि 1-2 दिन में आपकी कॉपी चेक हो सकती है। कॉपी चेक सबकी हो सकती है, और जिसने भी कॉपी अगर वर्क कंप्लीट नहीं मिला तो घर पर उसकी कंप्लेन जाएगी। इसलिए कॉपी को बिल्कुल अप टू डेट रखें, वर्क कंप्लीट रखें फेयर कॉपी में।